कोई बात नहीं, शुरू कर देते हैं। ठीक है, मोहम्मद आई थिंक नहीं आ रहा आज, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। तो आज स्टार्ट करते हैं सिस्टम हैकिंग के साथ। इसमें हम मल्टीपल ट्रिक्स सीखेंगे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को लेकर। फर्स्ट वन हमारा रहेगा पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट। हम सर्विसेज को लेकर अटैक्स ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट सेशन के अंदर। इस सर्विसेज के थ्रू कैसे आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हो सर्विसेज को, राइट, वो पार्ट ऑलरेडी हो चुका है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस को लेके कौन से अटैक्स होते हैं, लाइक बफर ओवरफ्लो वगैरह हो गया, चाहे वो रिमोट पे हो चाहे लोकल पे हो, वो भी पता होना चाहिए। एप्लीकेशंस को लेके भी काफी अटैक्स हैं। फिर एप्लीकेशन क्रिएट करो तो चाहे किसी के थ्रू बाइंड करो, राइट, सिंपल मैलवेयर वाला कॉन्सेप्ट है वहाँ पर थोड़ा सा। और एक सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन भी मिला आपको मैलवेयर के थ्रू, कैसे एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो आप अमेजन वैनम के थ्रू, कैसे उस एप्लीकेशन के थ्रू आप किसी मशीन को क्रैक कर सकते हो, राइट। तो सिंपल हैकिंग टू योर एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड वन रहता है सिंपल सर्विसेज, ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ। एक चीज और आती है कि यहाँ पर हम यहाँ पर दो 5 फेज, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पर 5 फेजेस में से 2 फेज कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन वो जो सिस्टम हैकिंग और उसके से गेनिंग एक्सेस वाला पार्ट। सेकंड वन वो जो क्लियरिंग ट्रैक्स। मेंटेनेंस का जो पार्ट है वो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर होगा, जब हम मेलवेयर्स को पढ़ेंगे इन डेप्थ, वो पार्ट नेक्स्ट मॉड्यूल में कवर होगा मेलवेयर्स के। तो आज हम सिंपल गेनिंग एक्सेस का फेज कंप्लीट करेंगे और एक वो क्लियरिंग ट्रैक्स, राइट। स्टार्ट करते हैं सिंपल पासवर्ड क्रैकिंग के साथ। उससे पहले जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, कुछ टर्म्स पता होने चाहिए वो भी। वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन, जनरल ऑथेंटिकेशन के टेक्निक्स आई होप आपको पता होंगे कि हम ऑथेंटिकेट कैसे कैसे कर सकते हैं, या फिर सिंपल पासवर्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। एक सिक्योर पासवर्ड आप कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, फिर आपको कौन से पासवर्ड पे सिक्योर में काउंट होते हैं, राइट। तो स्टार्ट करें सिंपल पासवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के साथ। सिक्योर पासवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, वन मोर थिंग, सिक्योर पासवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो एनी आइडिया what are the basic characteristics for a simple password, for a simple secure password? Combination of numbers, symbols, Combination of numbers, symbols, okay, alphabets, uppercase, lowercase. uppercase, lowercase. So point is आपका पासवर्ड हमेशा इन केस सेंसिटिव होना चाहिए, में लोअर केस और अपर केस दोनों होने चाहिए। सेकंड थिंग वो नंबर्स भी होने चाहिए उसके अंदर। थर्ड थिंग वो स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए उसके अंदर। लेकिन अब ऐसा अगर आप कोई पासवर्ड ऐसे जनरेट करते हो, राइट, जिसके अंदर तीनों चीजें हो, तो चांसेस है कि आप पासवर्ड ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनेगा, आप उसको भूलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उस केस में आप सिंपल लेंथी सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, लाइक दिस इज द पासवर्ड फॉर फेसबुक। इस टाइप के लेंथी सेंटेंसेस को आप एज अ पासवर्ड यूज कर सकते हो, जिनको ब्रूट फोर्स करने में ज्यादा टाइम लगने वाला है, राइट। आई होप मैंने पहले ही आपको ब्रूट फोर्स की स्पीड के लिए कोई चार्ट दिखाया था। अगर नहीं दिखाया था तो सिंपल दोबारा देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स इमेजेस पे आ जाओ। ये सिंपल बेसिक चार्ट है आपके पास ब्रूट फोर्सिंग के लिए। आपने अगर ये लेंथ यूज किया पासवर्ड की, राइट, अपने कैरेक्टर सेट्स में सिर्फ नंबर लिए हैं तो आपको इतना टाइम लगने वाला है। सिर्फ लोअर केस लेटर्स हैं, अपर केस और लोअर केस, तो इतना टाइम लगने वाला है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है अपर केस एंड लोअर केस तो ये टाइम लगेगा। और अगर तीनों चीजें हैं अपर केस लोअर केस स्पेशल कैरेक्टर्स, तो आपको इतना टाइम लगने वाला है इस लेंथ को क्रैक करने के लिए, राइट। आपका पासवर्ड जितना लेंथी होगा उसे क्रैक करना उतना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आवाज नहीं आ रही अब।
तो पासवर्ड जितना लेंथी होगा उसे क्रैक करना उतना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन उतने ही ज्यादा हो जाते हैं वहाँ पर, राइट। सो हमेशा एक लेंथी पासवर्ड यूज करो, जितना उसके पास फ्रेजेस की तरफ स्विच करो, जहाँ पर अपर केस लोअर केस दोनों होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो आप, नंबर्स भी यूज कर सकते हो, राइट। अदर देन दिस पार्ट, अब बात करते हैं सिंपल ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स को लेके। पास पेज, अब बात करते हैं सिंपल ऑथेंटिकेशन टेक्निक की, कौन कौन से मेथड बीइंग अ डेवलपर आप यूज कर सकते हो और कौन से टेक्निक्स सिक्योर है ऑथेंटिकेशन को लेके, राइट। ऑथेंटिकेशन के अगेन डिफरेंट टेक्निक्स, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंड करता है आपने रिक्वेस्ट कैसे हैंडल किया, डेटा आप कैसे प्रोसेस कर रहे हो, कंप्लीटली चीजें उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बट अगेन डिफरेंट मैकेनिज्म है ऑथेंटिकेट करने के लिए। तो में से फर्स्ट वन आपको मिलता है हमेशा जनरली, जब आपको सिंपल यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, जहाँ पर आप यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू ऑथेंटिकेट करते हो खुद को, ठीक है, तो फिर यूजर को। सेकंड थिंग वाज ऑथेंटिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन और बायोमेट्रिक्स। तो लोकेशन के बेस पे भी ऑथेंटिकेशन होता है। लेट्स से मैं अगर कोई वीपीएन सर्विस यूज कर रहा हूँ, लेकिन वो वीपीएन सर्विस सिर्फ एक प्रॉपर ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंदर ही अवेलेबल होगी, लेट्स से सिर्फ इंडिया में वीपीएन सर्विस अवेलेबल होगी, राइट। तो बाकी जो भी लोकेशंस होगी मैं उन्हें सिंपल ब्लॉक कर सकता हूँ, कि अगर बाकी कहीं से भी उस रिसोर्स के लिए, उस वीपीएन सर्विस के लिए रिक्वेस्ट आती है, तो मुझे वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देना है, राइट। तो लोकेशंस के बिहाफ पे भी आपके ऑथेंटिकेशन होता है काफी बार। देन थर्ड थिंग वाज, आप बायोमेट्रिक यूज कर सकते हो, सिंपल आई स्कैन यूज करो, फिंगरप्रिंट्स यूज करो, आप सिंपल फेस रिकॉग्निशन यूज करो, अगेन वो कंप्लीटली आपके ऊपर, आप कौन सा मेथड यूज करते हो, बट अगेन बायोमेट्रिक के थ्रू भी आपका ऑथेंटिकेशन हो सकता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। देन थर्ड वन वाज, यू कैन ऑथेंटिकेट यूजर ऑन बिहाफ ऑफ देयर डिवाइसेस। एक डिवाइस के मैक एड्रेस की हेल्प लेके आप उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हो, उसके लिए ऑथेंटिसिटी, आपका एक्चुअल यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी है या नहीं भेजी है, अब ब्रूट फोर्स हो रहा है नहीं हो रहा उस मशीन से, आप सिंपल मशीन्स के मैक एड्रेस के थ्रू उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हो। अगर इसी डिवाइस से रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, राइट, मैं तभी उस रिक्वेस्ट को अलाउ करूंगा, वरना उस रिक्वेस्ट को अलाउ नहीं करूंगा। वहां पर आप मैक एड्रेस को भी यूज कर सकते हो ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर आप सिंपल पब्लिक आईपीएस को भी यूज कर सकते हो, कि अगर इसी पब्लिक आईपी से रिक्वेस्ट आती है, सिर्फ तभी उसको अलाउ करना है, जब उसको अलाउ नहीं करना यूजर को, तो वो केसेस भी बनते हैं, राइट। आफ्टर दैट पार्ट, सिंपल आफ्टर सिंपल पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक और पासवर्ड सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द पासवर्ड पार्ट, कुछ पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स भी आती हैं हमारे पास। अगर सिंपल बात करूं तो जनरली उनमें आपका ब्रूट फोर्स सबसे मोस्ट कॉमन है, बिकॉज ब्रूट फोर्स के थ्रू ही जनरली आप पासवर्ड को क्रैक कर पाते हो। सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू भी चीजें आसान हो जाती हैं। अगर बात करूं तो सोशल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स, सोशल इंजीनियरिंग को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स भी बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। इनमें फर्स्ट वन आता है सिंपल शोल्डर सर्फिंग, राइट। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज शोल्डर सर्फिंग, कि आप सिंपल सामने वाले के डिवाइस के अंदर निगाहें गड़ा के रखते, सिंपल उसके ऊपर स्पाई कर रहे हो आप, राइट। आप उसके चाहे पास खड़े होकर करो, चाहे पास बैठ के करो, चाहे टेलीस्कोप से करो, कैसे भी करो, अगेन बट आपका पूरा ध्यान है उसके मोबाइल, उसके कंप्यूटर, उसके लैपटॉप के अंदर, उसकी स्क्रीन के ऊपर, कि जैसे उसने कोई यूजर नेम पासवर्ड लिखा, राइट, मुझे वो सिंपल देख लेना है कि उसने यूजर नेम पासवर्ड के अंदर क्या वैल्यूज एंटर की है। दिस वाज द पार्ट ऑफ शोल्डर सर्फिंग, जिसके अंदर आप किसी टारगेट के ऊपर सिंपल निगरानी रखते हो, निगरानी करते हो। दैट वाज द पार्ट ऑफ शोल्डर सर्फिंग। देन सेकंड वन वी हैव इज डंपस्टर डाइविंग। डंपस्टर डाइविंग के अंदर आप जनरली कचरे के ढेर से कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हो, लाइक यूजर इन्फॉर्मेशन हो गया, क्लाइंट आईडीज हो गई, ठीक है, नोट्स के थ्रू मिले आपको, सिंपल किसी पेपर के थ्रू मिले, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू मिले, जो कि आपके एम्प्लॉयज ने या फिर आपके मैनेजर्स ने डस्टबिन में, कचरे के ढेर में फेंक दिया हो, राइट। दैट वाज द पार्ट ऑफ डंपस्टर डाइविंग, जहां आप कचरे के ढेर से कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फैच करते हो, कोई काम की इंफॉर्मेशन निकालते हो कचरे के ढेर से। दैट वाज द पार्ट ऑफ डंपस्टर डाइविंग। फिर आता है सिंपल ईव्स ड्रॉपिंग। एट नंबर 3 वी हैव ईव्स
ड्रॉपिंग। इन केस ऑफ इव्स ड्रॉपिंग, आप दो पर्सन, आप सामने वाले दो क्लाइंट्स की बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट। आप अगर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो, उसे आप बोलते हो ईव्स ड्रॉपिंग। ठीक है, कि दो पर्सन कोई बात कर रहे हैं आपस में, वो कहीं बैठे हुए बेशक, चाहे किसी ऑफिस में हो चाहे किसी पार्क में हो, बट अगेन आप अगर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करते हो, दैट वाज अ काइंड ऑफ ईव्सड्रॉपिंग अटैक। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत से आते हैं। तो सिंपल एग्जांपल दूं तो फिशिंग उनमें से एक है, जहां पर आप सिंपल फेक मेल्स भेजते हो टारगेट के पास। इसके भी बहुत से वर्जन आते हैं फिशिंग के भी, लाइक एक मास मेलर आता है आपके पास सिंपल, एक सिंपल स्पीयर फिशिंग आता है। फिशिंग के अलावा भी अगर एक्शन लेके अगर बात करूं तो विशिंग उनमें से एक आता है आपके पास। विशिंग में आप सिंपल फोन कॉल करते हो टारगेट के पास विदाउट एनी प्रायर इन्फॉर्मेशन। आप उसे फोन कॉल करते हो, फोन के ऊपर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो, तो क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो गया, आपका अकाउंट लॉक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लॉटरी जीते हो, ये है वो है सब कुछ। बट द पॉइंट इज आप सामने वाले को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो। दैट वाज द पार्ट ऑफ विशिंग। विशिंग की तरह एक और आता है, वी कॉल इट स्मेशिंग। में आप सिंपल एसएमएस भेजते हो, वी कॉल इट स्मेशिंग, राइट। तो ये कुछ कॉमन अटैक्स थे, कुछ कॉमन टाइप्स थे आपके नॉन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स को लेके। इसके बाद आता है सिंपल आपके पास कुछ सिस्टम बेस्ड अटैक्स, एंड वन ऑफ देम वाज योर ब्रूट फोर्स। ब्रूट फोर्स इज द मोस्ट कॉमन अटैक, राइट। इसके भी डिफरेंट सब कैटेगरीज बोल सकते हो आप। तो ब्रूट फोर्स आपको ऑलरेडी पता है, व्हाट इज ब्रूट फोर्स, आई थिंक मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन चीजों को। Yes. सो इन केस ऑफ ब्रूट फोर्स आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो कैरेक्टर्स को लेके, लाइक 4 टाइम्स ए, 5 टाइम्स ए, 6 टाइम्स ए, देन 5 टाइम्स बी, 6 टाइम्स बी, 7 टाइम्स बी। आप सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करते हो कैरेक्टर्स को लेके, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे अल्फा न्यूमेरिक हो, चाहे स्पेशल कैरेक्टर्स को लेके हो, अगेन। बट आप सारे कॉम्बिनेशन जहाँ ट्राई करते हो उसको आप बोलते हो ब्रूट फोर्स। इसी की एक सब कैटेगरी आती है, वी कॉल इट डिक्शनरी अटैक, जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड्स को ट्राई करते हो। आप हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर रहे, आप सिर्फ मीनिंगफुल वर्ड्स को ट्राई कर रहे हो, राइट, फॉर द पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट, फॉर द यूजर इनम्बरेशन पार्ट, अगेन उसको आप बोलते हो डिक्शनरी अटैक। देन थर्ड वन वी हैव इज, वी जनरली कॉल इट हैश इंजेक्शन। हैश इंजेक्शन के अंदर आपका मेन फोकस रहता है, लेट्स से आपको सिस्टम की एक्सेस मिल गई किसी तरीके से, ठीक है, चाहे किसी मैलवेयर के थ्रू मिले, कैसे भी मिले, अगेन आपको एक बार अकाउंट, आपको एक बार उस सिस्टम की एक्सेस मिल गई, चाहे वो फिजिकली मिले चाहे किसी टर्मिनल के थ्रू मिले, तो आपको एक बार एक्सेस मिल गई मशीन की, मान लो, ठीक है। अब हर डिवाइस के अंदर अगर बात करूं सिंपल विंडोज की, तो विंडोज हो चाहे लाइनक्स हो, हर डिवाइस के अंदर हमारे पासवर्ड एक प्रॉपर लोकेशन पर स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हैशेस, ठीक है। अगर बात करूं विंडोज की, तो विंडोज आपके पासवर्ड सैम फाइल के अंदर स्टोर होते हैं, राइट। अगेन सैम स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। उस फाइल के अंदर आपके सिक्योर्ड एनटीएलएम हैशेस स्टोर होते हैं आपके पासवर्ड्स को लेके। अगर बात करूं लाइनक्स की, तो लाइनक्स में आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं शैडो फाइल के अंदर, /etc/शैडो फाइल के अंदर आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं। बट इन विंडोज अगर बात करूं मैं, जस्ट राइट डाउन द लोकेशन हियर, सी /, just go to Windows, system 32, just go back to config and just go back to SAM file. अगेन आप इस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पर कोई सिंपल टीएक्सटी फाइल नहीं होती, आपके पास रीडिंग परमिशन भी नहीं होती वहां पर डायरेक्टली, राइट। बट इन केस ऑफ आपका एक्सेस है मशीन के एक बार, राइट, तो अब इसको रीड करने के लिए सिंपल इस फाइल को कोलोन कर लेते हो एक बार, और उस फाइल को डंप कर लिया, ठीक है। डंप करने के बाद आप कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज करते हो इस फाइल को एनालाइज करने के लिए। लेट्स से इस फाइल के अंदर कोई पासवर्ड का हैश स्टोर है, ठीक है, आपको हैश मिल गया। हैश मिलने के बाद आप सिंपल उस हैश को क्रैक करने की कोशिश करते हो। उस हैश क्रैकिंग कॉन्सेप्ट को आप बोलते हो हैश इंजेक्शन, ठीक है, कि आपने सिस्टम के अंदर से स्टोर्ड पासवर्ड उठाए इन फॉर्म ऑफ हैशेस और आप उसे क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो। दैट वाज द पार्ट ऑफ हैश इंजेक्शन। और विंडोज में आपकी फाइल्स होती हैं सी विंडोज सिस्टम 32 कॉन्फिग एंड द सेम फाइल। अगर बात करूं लाइनक्स की, लाइनक्स के अंदर आपकी फाइल यहाँ होती है /etc/shadow, राइट। बट जनरली इनको रीड करने की परमिशन आपके सिर्फ एडमिन के पास ही होती है, राइट। अदर देन दिस सिंपल हैशिंग अटैक, सिंपल brute force part,
एक और आता है जिसको आप जनरली यूज कर सकते हो, दैट वाज अ पार्ट ऑफ MITM, मैन इन द मिडल अटैक। राइट, मैन इन द मिडल में सारा जो ट्रैफिक है मशीन का, चाहे वो सिंपल ब्राउजर से जनरेट हो रहा हो, चाहे किसी एप्लीकेशन से जनरेट हो रहा हो, चाहे सिंपल HTTP का ट्रैफिक हो, चाहे FTP, चाहे SSH, चाहे कोई और पोर्ट यूज हो, चाहे कोई और सर्विस यूज हो रही है वहां पर, अगेन आप उसके ऊपर MITM अटैक कर सकते हो। सारा का सारा ट्रैफिक आपकी मशीन से होते हुए जाएगा। दैट वाज द पार्ट ऑफ MITM अटैक। इसके लिए मल्टीपल टूल्स आते हैं, लेकिन अगर बात करूँ तो सिंपल ज़ेरोस्प्लिट उनमें से एक है, आपका एटरकैप उनमें से एक आता है। ज़ेरोस्प्लिट के अलावा आप एटरकैप यूज कर सकते हो। एटरकैप का एडवांस वर्जन भी आता है, वी कॉल इट बैटरकैप। Other than this AtterCap and BetterCap, you can also use like B framework. We call it browser exploitation framework, right? So MITM के थ्रू भी सिस्टम्स की किसी अकाउंट की एक्सेस लेना काफी इजी हो जाता है आपके लिए। अदर देन दिस MITM, आप सिंपल पासवर्ड को गैस कर सकते हो, दैट वाज आल्सो द पॉइंट देयर। आप सिंपल ट्रैफिक कैप्चर करो, उसे एनालाइज करो, वो केस भी बनता है। या फिर एक और सबसे सिंपलेस्ट तरीका, आप USB ड्राइव्स को यूज करो। पेन ड्राइव्स हो गए, आपके बूटेबल पेन ड्राइव्स हो गए सिंपल। आप इन सिंपल बूटेबल पेन ड्राइव्स के थ्रू जो चाहो सो कर सकते हो। पासवर्ड क्रैक करना हो, फाइल्स फेच करना हो विदाउट पासवर्ड क्रैकिंग पार्ट, वो भी पॉसिबल है सिंपल बूटेबल पेन ड्राइव्स के थ्रू, राइट? अगेन, आफ्टर दिस सिंपल पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स, यू नो हाउ टू सिक्योर ऑल दोस पासवर्ड। पासवर्ड को स्टोर कैसे करना है सिक्योर वे में, ऑलरेडी पता है वो चीजें, बट मैं अगेन दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर फॉर बेटर कन्वीनियंस। And let's just go with some mitigations here. Mitigations for password cracking, right? So पहला आता है simple, like always use lengthy password, always use like pass phrases, right? Second one was don't use default password। ये भी उनमें से एक आता है, बिकॉज बहुत से अकाउंट में, बहुत सी सर्विसेज के लिए हमें डिफॉल्ट पासवर्ड्स मिल जाते हैं, anonymous logins allowed मिल जाते हैं हमें, तो वो चीजें भी नहीं होनी चाहिए। डोंट यूज डिफॉल्ट पासवर्ड और डिफॉल्ट अकाउंट्स, डिफॉल्ट अकाउंट्स एंड password, right? Then the third thing we have is like don't store password in any application। वो चीज भी आती है, पासवर्ड को हम जनरली ब्राउजर्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं, तो वो केस भी नहीं होना चाहिए। इनके अगर डेटा लीक होता है ब्राउजर की तरफ से या फिर उस कंपनी की तरफ से, तो आपके सारे के सारे पासवर्ड गए। सिर्फ उस पर्टिकुलर कंपनी का जो पासवर्ड था वो नहीं गया, आपके सारे पासवर्ड्स गए, राइट? तो पासवर्ड को किसी भी एप्लीकेशन के अंदर स्टोर मत करो, चाहे वो सिंपल ब्राउजर हो या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हो। जितना हो उसके उनके लिए पास फ्रेजेस यूज करो, कोई प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के रखो उनके लिए। सिंपल एग्जांपल दूं, तो सिंपल पास फ्रेजेस को ही यूज करो, लाइक दिस इज माय पासवर्ड, दिस इज माय पासवर्ड फॉर 2021 or let's go with Google in 2020, right? You can use this kind of pass phrases to set your password, just because ये काफी लेंथी है, तो इसके ऊपर ब्रूट फोर्स करना बहुत डिफिकल्ट है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, राइट? तो आप इस तरीके के सिंपल पास फ्रेजेस को यूज कर सकते हो, आप सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो एज अ पासवर्ड, राइट? आप इसको जितना चाहो उतना कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, पर आपके लिए इसके याद रखना उतना ही इजी हो जाता है। अगर डिफरेंट अकाउंट्स है तो यू कैन जस्ट चेंज द वेबसाइट नेम और द प्लेटफॉर्म नेम, गूगल की जगह कोई और यूज कर लो, याहू, जीमेल, बिंग, आप जो भी यूज करते हो उसका नाम रख दो यहाँ पर, ईयर चेंज कर लो, यहाँ पर कुछ और डाल दो, डेट ऑफ बर्थ डाल दो, आपकी मोबाइल नंबर डाल दो, बट अगेन पास फ्रेजेस यूज करो, वो बेहतर है, राइट? फिर आफ्टर दिस पार्ट बट वी हैव लाइक एक और चीज आती है, आप जब पासवर्ड को स्टोर करते हो सर्वर साइड के ऊपर, तो वो नॉर्मल हैशेस में कभी स्टोर नहीं होने चाहिए। इन केस आपके किसी यूजर ने पासवर्ड रखा था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, राइट? अगर किसी यूजर ने अगर ये पासवर्ड रखा था, तो इसका जो हैश होगा उसे क्रैक करना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है, राइट? सो हैशेस आपके सिंपल पासवर्ड्स को
जनरली सॉर्टेड हैशेस की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। सॉर्टेड हैशेस की फॉर्म में आपके पासवर्ड स्टोर होते हैं जनरली। देन व्हाट इज सॉल्ट द पॉइंट, लेट्स से पासवर्ड था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इस पासवर्ड के स्टार्टिंग में मैं कुछ रैंडम कैरेक्टर्स ऐड कर दूंगा, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, तो कुछ सिंपल अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं अगेन, बट मैं यहाँ पर कुछ खुद के स्पेसिफाइड, जैसे मैं यहाँ पे फेसबुक हूँ, ठीक है। पासवर्ड स्टोर करने से पहले मैं यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स जो ऐड कर दूंगा, जैसे सिंपल वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ PASS स्टार्टिंग में, और अगर आप एंडिंग में भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लास्ट में कर देते हैं WORD, ठीक है। ये रैंडम वर्ड्स ऐड करने के बाद जो मेरा कंप्लीट वर्ड बना है PASS 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड, मैं इसका हैश जनरेट करूंगा, और इसका हैश स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर, और जब भी कंपैरिजन होगा तो पासवर्ड के साथ सोल्ट होके उसका हैश कैलकुलेट होगा, एंड देन वो हैश कंपेयर होगा सर्वर के ऊपर यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए, राइट। तो इसके थ्रू आपका अगर डेटा लीक होता है तब भी आपके अटैकर्स को आपके एक्चुअल पासवर्ड्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो वहाँ पर डेटा लीक का जो इम्पैक्ट है वो तो ऐसा कम हो जाता है वहाँ पर, राइट। सो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जनरली सॉल्टेड हैशेस के फॉर्म में ही स्टोर करके रखो, वो बेहतर है। अदर देन दिस पार्ट, लाइक आप सिंपल पासवर्ड को चेंज कर सकते हो मंथली वन, आप जब भी चाहो, राइट। तो पासवर्ड्स को पीरियडिक टाइम के साथ साथ चेंज भी करना चाहिए, हर सर्विस के लिए डिफरेंट पासवर्ड होना चाहिए। एक और चीज, लिमिटेड अटेम्प्ट्स अलाउ होने चाहिए पासवर्ड्स को लेके हमेशा। ऐसा नहीं है कि आपका नॉर्मल यूजर वहाँ पे ब्रूट फोर्स कर पा रहा है, वहाँ पर सिर्फ 3 5 या 7 मैक्स टू मैक्स 5 आपके अटेम्प्ट्स अलाउ होने चाहिए, राइट। कि अगर आपके यूजर ने अगर 5 बार एग्जैक्ट पासवर्ड डाला है तो उससे आप उसका अकाउंट लॉक कर सकते हो 24 आवर्स के लिए, या फिर सिंपल एडमिन को बोल सकते हो उसका अकाउंट रीएक्टिवेट करे, अगर खुद को ऑथेंटिकेट करे वो OTPs के थ्रू, फिर कंफर्मेशन मेल के थ्रू। तो आप ये चीजें भी कर सकते हो। एक और चीज, ब्रूट फोर्स को प्रिवेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका, या तो आप कैप्चा यूज करो, राइट, या फिर आप रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन टोकन्स को यूज करो। आप हर एक रिक्वेस्ट के लिए, आप जब कैप्चा आपको मिलता है लॉगिन के लिए, आपका कैप्चा सिर्फ एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए काम करता है, ठीक है। आप जैसे ही कैप्चा को फिल करते हो, एक यूनिक ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट होता है उस कैप्चा से, उसकी रिक्वेस्ट के साथ जाता है, तो वो सिर्फ एक ही बार वैलिडेट होता है, राइट। अब या तो आप यूजर से कैप्चा फिल करवाओ, या फिर आप खुद से ऑथेंटिकेशन टोकन जनरेट करके उसे क्लाइंट के पास भेज दो, जो कि सिर्फ एक बार ही वैलिडेट होगा, राइट। तो वो केसेस भी बनते हैं। तो सिंपलेस्ट वे तो यही बनता है, आप कैप्चा यूज करो, और या फिर सिंपल कोई पजल्स यूज कर लो, कोई चैलेंज यूज कर लो, या फिर सिंपल ऑथेंटिकेशन टोकन्स यूज कर लो आप ब्रूट फोर्स को प्रिवेंट करने के लिए, राइट। अदर देन दिस सिंपल पासवर्ड अटैक्स को लेके यही खत्म करते हैं अभी के लिए इसको, आगे ट्राई करेंगे इसको इन डेप्थ पार्ट। इसके अलावा भी कुछ अटैक्स आते हैं हमारे पास। सिंपल अगर बात करूं तो फर्स्ट वन आता है प्रिविलेज एस्केलेशन। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद प्रिविलेज एस्केलेशन, राइट। सो इसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। फर्स्ट वन वाज योर हॉरिजॉन्टल, आई विल एक्सप्लेन दोस। हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज escalation. Second one was your vertical privilege escalation, right? In case of horizontal, let's say आपके पास अभी कोई सिस्टम है, ठीक है, उसमें आपके पास एडमिन अकाउंट्स भी हैं, और लेट्स से दो और यूजर्स के अकाउंट भी हैं, राम और श्याम ले लो अभी के लिए, ठीक है। मैंने अभी के लिए लॉग इन किया राम के अकाउंट से, मैंने राम की आईडी यूज की, राम का पासवर्ड यूज किया और उसके अकाउंट में लॉग इन कर लिया, ठीक है। फिर उसके यूजर नेम पासवर्ड से उस मशीन के अंदर एक्सेस ली, राइट। लेट्स से राम और श्याम दो डिफरेंट यूजर्स हैं, बट दोनों के पास सेम ही परमिशंस हैं, बट दोनों के डिफरेंट फाइल्स हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एक स्पेयर लोकेशन मान लो दोनों के लिए, वो एक दूसरे की फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेट्स से राम ने लॉगिन किया अपने अकाउंट से, बट अगर किसी तरीके से कुछ कमांड एग्जीक्यूट करके, कुछ फंक्शंस कॉल करके, अगर किसी तरीके से वो श्याम की परमिशंस को
यूज कर पा रहा है, श्याम के डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए, कोई कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए, या फिर अगेन कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, अगर वो श्याम की परमिशंस को यूज कर पाता है, दैट वाज द पार्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एस्केलेशन, बिकॉज राम और श्याम दोनों सेम ही लेवल पे हैं, दोनों के पास सेम ही परमिशंस हैं, बट अगेन अकाउंट्स डिफरेंट हैं. This was the part of normal horizontal privilege escalation, right? Then the second one we have is vertical privilege escalation. Let's say मैंने लॉगिन किया अभी कल राम के अकाउंट से, बट कुछ कमांड कुछ फंक्शन को कॉल करके मुझे कहीं से एडमिन के अकाउंट की एक्सेस मिल गई, ऐसे मैं एडमिन के बिहाफ पे कोई फंक्शन कोई कमांड एग्जीक्यूट करवा पा रहा हूँ, राइट? दैट वाज द पार्ट ऑफ वर्टिकल प्रिविलेज एस्केलेशन. क्लियर है? नाउ आफ्टर दैट कुछ सिंपल मैलवेयर्स पढ़ लेते हैं लगे हाथ, एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए. आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द मैलवेयर्स हियर. सिंपल लाइन ले लेते हैं बीच में पहले, ताकि सेग्रीगेट हो जाए, ये बेहतर है. तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द malware part. So the first most common malware, viruses, worms, ये सब तो हैं ही, उनके अलावा भी कुछ काम आते हैं. फर्स्ट वन वाज योर की लॉगर. की लॉगर्स का मेन फंक्शन क्या है? की लॉगर्स आपके सारे की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करते हैं और एक फाइल के अंदर स्टोर कर देते हैं उन्हें. दैट वाज द मेजर फंक्शन ऑफ द की स्ट्रोक, की लॉगर्स. आप जो भी की प्रेस करोगे आपके फिजिकल कीबोर्ड के थ्रू, तो सभी की स्ट्रोक्स आपका की लॉगर रिकॉर्ड करता है. अगेन दे वर जस्ट द मैलिशियस प्रोग्राम, राइट, जो कि आपके सिंपल की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर रहा है एक फाइल के अंदर, और हो सकता है उन्हें बैकग्राउंड में किसी सर्वर के ऊपर किसी अटैकर के पास भेज भी रहा हो, तो ये भी केसेस बनते हैं. बट अगेन द सॉफ्टवेयर which are recording all your keystrokes are known as the keylogger. ठीक है? अब इससे बचना कैसे मुद्दे की बात, तो प्रिवेंटिव मेजर्स भी इसके आसान ही है, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सिंपल ही है. लाइक आप सिंपल कहीं से भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड मत करो, ऑफिशियल साइट से ही डाउनलोड करो, कहीं से भी मतलब इमेज फाइल के ऊपर ट्रस्ट मत करो, ईमेल में जो बैठा है उससे ट्रस्ट मत करो, बेसिक चीजें ही हैं. बट इसके अलावा भी कुछ काउंटर मेजर आप यूज कर सकते हो. लाइक द फर्स्ट वन वाज you can go with some anti keylogger software. आप एंटी कीलॉगर सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो वहां पर, राइट, जो कि अगेन इन्हें डिटेक्ट करेंगे और इन्हें रिमूव करेंगे, फिर आपके यूजर को अलर्ट करेंगे इस चीज के लिए कि ये कीलॉगर है, ये अभी इंस्टॉल्ड है, अभी काम कर रहा है, आप सिंपल रिमूव कर दो. दैट वाज द पार्ट ऑफ एंटी कीलॉगर सॉफ्टवेयर. इसके अलावा लाइक सिंपल चीजें ही हैं, आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हो, विजुअल मॉनिटरिंग भी कर सकते हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है मेरी मशीन में. आप सिंपल फायरवॉल्स लगा सकते हो, आईडीएस डिप्लॉय कर सकते हो, फाइल्स को इंस्टॉल करने से पहले स्कैन भी कर सकते हो, वो चीजें भी आती हैं. या फिर सिंपल एंटीवायरस को यूज कर सकते हो, वो चीजें भी आती हैं, राइट. दे वर जस्ट सिंपल काउंटर मेजर्स टू अवॉइड और टू प्रिवेंट ऑल दिस काइंड ऑफ कीलॉगर्स, राइट. कीलॉगर्स का थोड़ा सा एडवांस वर्जन के साथ चलें, वी कॉल देम स्पाईवेयर्स. स्पाईवेयर आपके की लॉगर का ही एडवांस वर्जन बोल सकते हो आप, जो कि की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड तो करते ही हैं, साथ साथ आपकी स्क्रीन को भी मॉनिटर कर सकते हैं. वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं आपके स्पाईवेयर्स, राइट. आपकी सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता है आपका स्पाईवेयर, चाहे आपके सिंपल कैमरे का एक्सेस लेना हो, कैमरे को रिकॉर्ड करना हो, या फिर आपके सिंपल माइक को रिकॉर्ड करना हो, राइट. ये सब फंक्शंस अवेलेबल होते हैं स्पाईवेयर्स के अंदर. दे कैन रिकॉर्ड योर की स्ट्रोक, दे कैन रिकॉर्ड योर स्क्रीन, दे कैन रिकॉर्ड योर कैमरा, दे कैन रिकॉर्ड योर माइक. These were the basic functionality of a spyware, right? Again, इनसे कैसे बचना है? ऑलमोस्ट सेम ही चीजें काम आती हैं. एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर आते हैं आपके, अगर आप पेड कोई एंटीवायरस यूज करते हो, एंटी मैलवेयर यूज करते हो, तो वो भी आपको इनसे प्रिवेंट करते हैं. बट अगेन पेड वर्जन को जनरली बचाते हैं, फ्री वाले इतना इन डेप्थ इतना हाई लेवल काम नहीं करते, वो बहुत लो लेवल पे काम करते हैं, राइट. बिकॉज वो सिंपली डेटाबेसेस के थ्रू ही आपके मैलवेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो इतना सिक्योर नहीं है. बट आपके जो प्रो वर्जन आते हैं जनरली, वो आपके बिहेवियर बेस्ड एक्शंस को लेके
उन्हें मॉनिटर करते हैं, उनके ऊपर आपको अलर्ट जनरेट करके फिर उनके ऊपर आपके एप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं। वो ज़्यादा सिक्योर भी है, बिहेवियर बेस्ड एंटीवायरस भी आते हैं, राइट? वो बेहतर है इंस्टेड ऑफ सिंपल डेटाबेस बेस्ड एंटीवायरस। अदर देन दिस पार्ट, लेट्स गो विद सम कॉमन लाइक फाइल सिस्टम्स की बात कर लेते हैं लगे हाथ। हम जब बात कर रहे हैं विंडोज और लाइनक्स की, तो लेट्स गो विद सम फाइल सिस्टम्स हियर। अगर बात करूं विंडोज की, तो विंडोज में आपके मल्टीपल फाइल सिस्टम्स यूज होते हैं, लाइक फैट वाज देयर, योर एक्सफैट वाज देयर, योर एनटीएफएस वाज देयर। मल्टीपल है वहां पर, बट नाउ डेज आपका एनटीएफएस सबसे ज्यादा यूज होता है विंडोज में, और विंडोज 10 में आपका एनटीएफएस ही चलता है हमेशा। बट अगेन हार्डवेयर के ऊपर भी डिपेंडेंट है वो, बट आपका विंडोज में जनरली एनटीएफएस फॉर्मेट ही यूज होता है, राइट? अगर बात करूं लाइनक्स की, मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, ये विंडोज के लिए है। अगर बात करूं लाइनक्स की, लाइनक्स में जनरली आपका EXT यूज होता है, जो कि स्पेसिफिकली लाइनक्स के लिए ही डिजाइन किया गया था। लाइनक्स में आपका EXT एक्सटेंडेड वर्जन बोलते हैं इसको। EXT के डिफरेंट वर्जन है, 1 2 3 एंड 4। वो आपके हार्डवेयर के ऊपर भी आप कौन सा यूज करते हो, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी डिपेंडेंट है काफी हद तक चीजें। बट अगेन आपका लाइनक्स में जनरली EXT यूज होता है, राइट? आपका हार्डवेयर के ऊपर चीजें डिपेंडेंट है कि आप कौन सा यूज करते हो। अगर बात करूँ iOS के लिए, आपके आपके IoT डिवाइसेस के लिए, तो वहाँ पर अलग है, विंडोज के लिए अलग है, लाइनक्स के लिए अलग है। तो डिपेंड करते हैं चीजें वहाँ पर हार्डवेयर के ऊपर। बट विंडोज के जो फाइल सिस्टम्स हैं, वो सभी फाइल सिस्टम्स आपके लाइनक्स में सपोर्टिव हैं, राइट? आप लेट से आप अभी कोई हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हो लैपटॉप के अंदर, ठीक है? आपके लैपटॉप में अभी विंडोज चल रही है, तो वहाँ पे फॉर श्योर आपका फाइल सिस्टम एनटीएफएस होगा। किसी कारणवश आपको वो हार्ड ड्राइव आपके सिस्टम में प्लेस करनी पड़ी, आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको हार्ड ड्राइव लगानी पड़ गई, ठीक है? वहां पर अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपको लाइनक्स यूज कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी, बिकॉज विंडोज के सारे फाइल सिस्टम्स एनटीएफएस, फैट, एक्सफैट लाइनक्स के अंदर भी सपोर्टिव है। तब डेटा को इजीली रीड कर पाओगे, फेच कर पाओगे, मॉडिफाई कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? बट इन केस आप लैपटॉप में भी लाइनक्स यूज कर रहे हो, अगेन कोई भी लाइनक्स, राइट? अगर आप उस वहां से हार्ड ड्राइव निकाल के, लैपटॉप शायद हार्ड ड्राइव को निकाल के सिस्टम में प्लेस करते हो, और सिस्टम में चल रही है विंडो, ठीक है? लैपटॉप में क्या चल रहा था, लाइनक्स। मैं वहां से हार्ड ड्राइव निकाली, कंप्यूटर के अंदर लगाई जहां पर अभी चल रहा है विंडोज, तो मैं वहां से डेटा को रीड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज लाइनक्स के फाइल सिस्टम्स विंडोज में सपोर्टिव नहीं है। आपको उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा, तभी वो बेहतर काम करेगा, राइट? तो ये थोड़ा डिपेंडेंसी भी बोल सकते हो आप फाइल सिस्टम्स को लेके। इसके अलावा वी हैव वन मोर थिंग you should know about that part. We call it steganography. All of that part is steganography. स्टेगनोग्राफी का मेन पॉइंट क्या है, मेन यूज क्या है? आपको अगर इंफॉर्मेशन सिक्योर मैनर में कहीं पर छुपानी हो, इंफॉर्मेशन हाइडिंग की जो टेक्निक, जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग की जो प्रोसेस है, उसे आप बोलते हो स्टेगनोग्राफी। इंफॉर्मेशन हाइडिंग टेक्निक्स को आप बोलते हो स्टेगनोग्राफी। अगेन स्टेगनोग्राफी के अंदर आप डेटा को डिफरेंट फाइल्स के अंदर बाइंड कर पाते हो, डिफरेंट फाइल्स के अंदर हाइड कर पाते हो, चाहे वो सिंपल इमेज फाइल्स हो, चाहे सिंपल ऑडियो फाइल्स हो, चाहे सिंपल वीडियो फाइल्स हो, बट जनरली आपका डेटा मीडिया फाइल्स के अंदर ही छुपाया जाता है, राइट? तो द हाइडिंग प्रोसेस इज अगेन नोन एज द स्टेगनोग्राफी, राइट? आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई डाउट है अभी तक, बेसिक थ्योरेटिकल पोर्शन ही था ये। Yes. ऑलराइट, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कंटिन्यू करें फिर आगे। Yes. और अब आ जाओ सिंपल बेसिक प्रैक्टिकल्स को लेकर। स्टार्ट माय मशीन्स, Kali Linux,
तो स्टार्ट करते हैं सिंपल पासवर्ड क्रैकिंग के साथ, देन हम आगे जंप करेंगे एप्लीकेशन के थ्रू, और फिर हम जंप करेंगे क्रैक्स क्लियर करने के लिए, राइट। तो एक चीज, मैं अगर सिंपल पासवर्ड सेट करता हूँ पहले मशीन के ऊपर, कोई पासवर्ड नहीं है इस मशीन के ऊपर, पहले पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। find an option, with password, and the password यूज कर रहा हूँ अभी के लिए 4565, you can see 4565 again and 5654, मैंने रिवर्स में लिखा है बस, फिनिश। और इसे अभी के लिए कर देते हैं एक बार के लिए साइन। अब मुझसे यहाँ पूछ रहा है पासवर्ड, जैसे मुझे पासवर्ड नहीं पता, एट दैट टाइम मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं जनरली। बट इन केस यू आर अ हैकर, आपको थोड़ा पता है टेक्नोलॉजी के बारे में, यहाँ पर कुछ फंक्शंस है जिनको आप लॉक स्क्रीन से भी कॉल कर सकते हो। अगर सिंपल बात करूँ तो स्टिकी कीज इज वन ऑफ देम, जहाँ पर अगर आप 5 बार फिर मोर देन 5 टाइम्स शिफ्ट कंट्रोल या फिर ऑल्ट में से कोई भी एक की प्रेस करते हो मोर देन 5 टाइम्स और फोर द 5 टाइम्स, तो आपको ये पॉप अप मिलता है जनरली स्टिकी कीज को लेके। दिस इज वन यूटिलिटी व्हिच यू कैन कॉल फ्रॉम द लॉक स्क्रीन एज वेल। इसके अलावा अगर बात करूं तो एक्सेसिबिलिटीज में भी कुछ फीचर्स मिलते हैं हमको। द फर्स्ट वन वाज मैग्नीफायर, जो मैग्नीफाई करता है सिंपल। अब मुझे अब मैग्नीफायर को भी यूज कर सकते हो अगेन। इसके अलावा आपको मिलता है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के लिए, जिसको भी मैं लॉक स्क्रीन से कॉल कर सकता हूँ, राइट। तो मैं ये तीनों ही यूटिलिटीज लॉक स्क्रीन से भी कॉल हो सकती हैं, राइट। तो बीइंग अ अटैकर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बस ये यूटिलिटीज रिप्लेस करनी है अपने सीएमडी से, कि मैं जब भी इन्हें कॉल करूँ उनकी जगह मेरा टर्मिनल कॉल हो। मैं नहीं चाहता कि जब मैं 5 बार शिफ्ट की प्रेस करूं तो मेरा स्टिकी कीज का मुझे पॉपअप मिले वो, मैं चाहता हूँ उसकी जगह मुझे अपना सीएमडी मिले। उसके लिए जब मैं क्या कर सकता हूँ सिंपल, मैं उस फाइल्स को मॉडिफाई करूंगा बस वहां पर। तो आ जाओ दिस पीसी, लोकल ड्राइव सी, विंडोज, यहाँ चलते हैं System32 के अंदर। यहाँ मेरे पास फाइल्स मिलेंगी मुझे। आपको अगर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रिप्लेस करना हो तो फाइल का नाम है OSK। आपको अगर सिंपल मैग्नीफायर रिप्लेस करना है उसके लिए अलग फाइल नेम है, आपको स्टिकी कीज को रिप्लेस करना है उसके लिए अलग फाइल नेम है। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल स्टिकी कीज। उसके लिए फाइल का नाम है setHC.exe नाम से फाइल मिलेगी आपको यहाँ पर, जो कि जनरली स्टिकी कीज के लिए यूज होती है। जब भी मेरा ये फंक्शन कॉल होगा स्टिकी कीज के लिए तो हर बार ये फाइल एग्जीक्यूट होती है, राइट। तो बीइंग अ अटैकर व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपली से रिमूव रिप्लेस कर दूंगा मेरे सीएमडी के साथ। ट्राई कर लेते हैं, सिंपल रीनेम कर देते हैं, वो काफी रहेगा हमारे लिए। अदरवाइज यू कैन डिलीट इट एज वेल, आप डिलीट भी कर सकते हो। बट बिफोर दैट लेट मी क्रिएट अ स्नैपशॉट फॉर द मशीन। पहले एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेते हैं मशीन का। तो सर पासवर्ड के बिना कैसे अंदर जा सकते हैं? बट वो भी बताऊंगा, एक सेकंड, एक मिनट रुको बस। पहले इसका एक स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं, ओके। ताकि चेंजेस रिवर्ट बैक कर पाऊँ। स्नैपशॉट, ऑल गुड, फ्रेश, विंडोज 10 मशीन, एक स्नैपशॉट। अब सही है। अब हम जो भी करेंगे उन चेंजेस को हम अंडू कर सकते हैं। इसके अंदर कैसे आना है वो भी बताऊंगा, तो पहले इस पोजीशन समझ लो एक बार, उसके बाद आएंगे उस चीज के ऊपर दोबारा वापस। अभी के लिए मैं सिंपल इस फाइल को रिप्लेस कर रहा हूँ, सो आई कैन जस्ट शो यू कि ये काम कैसे करता है। लेट्स जस्ट गो विद विंडोज, जस्ट गो विद System32 एंड जस्ट सर्च फॉर sethc.exe। मेरी फाइल मिल गई मुझे, दिस इज माय फाइल। और आई कैन डू, मैं इसे सिंपल रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए, सिंपल शिफ्ट और डिलीट।
डिलीट परमानेंट, यस। मुझे यहाँ पर एरर मिल रही है, लाइक आई डोंट हैव परमिशन, यू रिक्वायर परमिशन फ्रॉम ट्रस्टेड इंस्टॉलर। फाइल का जो ओनर है वो कौन है? ट्रस्टेड इंस्टॉलर। तो मुझे पहले फाइल का ओनर चेंज करना पड़ेगा, राइट। मल्टीपल अकाउंट्स हैं विंडोज के अंदर भी, आपका नॉर्मल यूजर उनमें से एक है, एडमिन उनमें से एक है, और ट्रस्टेड इंस्टॉलर उनमें से एक है, राइट। तो ट्रस्टेड इंस्टॉलर के नाम से फाइल है, आपको इसका ओनर पहले चेंज करना पड़ेगा, एडमिन करना पड़ेगा आपको इसका ओनर, तभी आप इस फाइल को मॉडिफाई कर पाओगे, या फिर इसके ओनर को किसी यूजर के नाम पे चेंज कर दो। आप अगर विंडोज के अंदर लॉग्ड इन हो, आपको तभी ये एरर्स मिलेंगी। बट एक बार के लिए कर लेते हैं, ये लो प्रॉपर्टीज में आ जाओ, प्रॉपर्टीज में चलते हैं सिक्योरिटी, गो विद द एडवांस ऑप्शंस। मुझे यहाँ ओनर कौन दिख रहा है? ट्रस्टेड इंस्टॉलर। कर लेते हैं चेंज। अगेन आई गॉट अ पॉपअप, इस पे आ जाओ एडवांस, यहाँ कर लो फाइंड नाउ। मुझे यहाँ पे प्रॉपर लिस्ट मिलती है सारे यूजर्स को लेके, राइट। मैं सिंपल रिप्लेस करूँ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन के साथ में, ओके ओके। नाउ ओनर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर। चेक करते हैं अप्लाई, या फिर ओके कर दो अगेन। लेकिन यहाँ पर अगर मैं सिंपल चेक करता हूँ, एडमिन के पास अभी भी परमिशंस नहीं है, एडमिन के पास सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट करने की परमिशंस है, वो अभी भी इसे डिलीट नहीं कर सकता फाइल को। हमें पहले परमिशन को चेंज करना पड़ेगा, ओनर चेंज कर चुके हैं, उसके बाद परमिशन चेंज होंगी, राइट। परमिशन में मैंने कर दिया फुल कंट्रोल एडमिन के पास अभी के लिए, ओके यस एंड ओके। अब आप जो चाहो सो कर सकते हो इस फाइल के साथ, बट अगेन जब भी आपका वो फंक्शन कॉल होगा स्टिकी कीज को लेके, तो हमेशा ये सेट एचसी नाम से फाइल कॉल होगी, ठीक है। तो मैं अभी के लिए सिंपल आप इसको डिलीट करो, सिंपल रीनेम करो, कहीं और किसी और नाम से पेस्ट कर दो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि इस फाइल के नाम के अकॉर्डिंग ये कॉल हो रहा है, राइट। तो सिंपल भी के लिए रीनेम कर देता हूँ इसको सेट एचसी वन के नाम से, या फिर सेट एचसी वन ही कर लेते हैं, फिर 00 कर लो कुछ भी, अगेन तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, राइट। मैंने फाइल को रीनेम किया, कंटिन्यू, यस यस। अब अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ 5 टाइम्स, तो मुझे एक पॉपअप मिला है, वो भी मेरी मेन मशीन से, ना कि मेरी पीएम की मशीन से। दिस इज फॉर माई मेन मशीन, ना कि मेरी विंडोज, ना कि मेरी वर्चुअल मशीन के थ्रू, राइट। बिकॉज कोई फंक्शन है ही नहीं कॉल करने के लिए मेरी वर्चुअल मशीन के अंदर। एट दिस टाइम व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपल सर्च करता हूँ सीएमडी के लिए। बस यहाँ पे एक फंक्शन है cmd.exe के नाम से, इसे कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहीं पर। कंटिन्यू, यस आई गॉट द कॉपी, सीएमडी की कॉपी मिल गई मुझे। इसे बस रीनेम कर दो विद द फाइल नेम सेट एचसी। कंटिन्यू, यस यस। मेरी फाइल मिल गई मुझे वापस सेट एचसी के नाम से, आइकन भी चेंज हो गया अपने आप, राइट। अब जब मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा 5 टाइम्स, accessibility escalation dot a, okay we got a thread, किस चीज का है ये भाई? नॉट अ प्रॉब्लम, आई डोंट नो। बट अगेन जब भी यहाँ पर शिफ्ट की प्रेस, फाइल को ही रिमूव कर दिया, एस्केलेशन एस्केलेशन करने नहीं देगा इसको, ये एक काम करते हैं, फिर किसी और फाइल को उठाते हैं, क्योंकि केस में ये चीज अभी नहीं चल रही है, आई डोंट नो इसको हुआ गया है, बट कोई नहीं, कोई और फाइल ले लेते हैं ये लोग। बस उसके अलावा भी यूटिलिटीज हैं जो कि ऑन स्क्रीन से कॉल होती हैं, उन्हें कर लेते हैं कॉल, यस। अब आ जाओ सिंपल ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के ऊपर, osk.exe सर्च, जस्ट गो विद राइट क्लिक अगेन, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडवांस, ओनर चेंज कर लेते हैं पहले तो, एडवांस, फाइंड नाउ, एडमिनिस्ट्रेटर, ओके ओके ओके। परमिशन मॉडिफाई कर लेते हैं एडमिन की, परमिशंस फुल कंट्रोल, ओके यस एंड ऑफ। नाउ इसे कर लेते हैं रिमूव, सॉरी रीनेम कर लेते हैं osk1, यस एंड यस। अब सिंपल सर्च करते हैं cmd के लिए, इसको रिमूव कर देते हैं ये लो, cmd कॉपी पेस्ट, कंटिन्यू, यस f2 cmd f2 osk., एक्सटेंशन तो अपने आप लगा ही देगा खैर वो, और ये फाइल हो गई सेव। अब जब मैं कॉल करूंगा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को यहाँ से,
तो मुझे मिल रहा है टर्मिनल, ये सही है। ठीक है, कीज पे वो मुझे एरर दे रहा है परमिशंस को लेके, परमिशन एस्केलेशन को लेके, प्रिविलेज एस्केलेशन को लेके, बट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे ये चीज अभी भी काम कर रही है, राइट। तो चांसेस है कि मैंने इसको, मेरी फ्रेश विंडो है बिल्कुल ये लेटेस्ट वर्जन के साथ, तो यहाँ पर एरर दे रहा है मुझे स्टिकी कीज को लेके, बट अगेन यू कैन ऑल्सो कॉल द अदर यूटिलिटीज लाइक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड इज वन ऑफ देम, राइट। तो इसको मॉडिफाई कर लो, इसको रीनेम कर लो। अब अगर मैं सिंपल करता हूँ लॉग आउट, साइन आउट कर लेते हैं। अगेन पासवर्ड पूछ रहा है, मुझे पासवर्ड नहीं पता। मैं आऊंगा सिंपल एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस के अंदर, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, मुझे मिल गया टर्मिनल। टर्मिनल मिलने के बाद आपको बस दो छोटी सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। फर्स्ट वन इज नेट यूजर, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि कौन कौन से यूजर्स हैं उस सिस्टम के अंदर, उसके लिए आप यूज करते हो कमांड नेट यूजर। ठीक है, आपको प्रॉपर लिस्ट मिलती है अकाउंट्स को लेके। यहाँ पर आपको क्रो अकाउंट का पासवर्ड क्रैक करना है, जस्ट गो विद द यूजर नेम विद द कमांड नेट यूजर, फिर यूजर का नाम क्रो, आपको लास्ट में एक एस्ट्रिक यूज करना है पासवर्ड चेंज करने के लिए। ठीक है, एंड जस्ट प्रेस एंटर। आपसे यहाँ वो सिर्फ नया पासवर्ड पूछता है, पुराना पासवर्ड नहीं पूछता। मैं इसे चेंज कर रहा हूँ 1 2 3 4 से 1 2 3 एंड 4। कमांड कंप्लीट, एंड कर लेते हैं एग्जिट। अब अगर टाइप करता हूँ पासवर्ड 4 5 6 एंड 5, मैंने टाइप किया 4 5 6 एंड 5, आगे से करता हूँ कंटिन्यू, तो मुझे कह रहा है इनकरेक्ट पासवर्ड। मैं अगर ट्राई करता हूँ 1 2 3 एंड 4, तो मुझे यहाँ एक्सेस मिल जाएगी अकाउंट की। ये केस था तब जब आपको एक बार सिस्टम की फिजिकल एक्सेस मिल जाए, वो भी ऑन स्टेट में। बट इन केस आपको सिस्टम ऑन स्टेट में ना मिले, उस टाइम क्या कर सकते हो आप? उस टाइम आपको चाहिए एक बूटेबल पेन ड्राइव, जिसके थ्रू आप विंडोज को बूट कर पाओ। आपको बस एक बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए, राइट। बूटिंग के दौरान हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं ट्रबल शूट करने के, आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो। एक सिंपल सिंपल पिक्चर दिखा देता हूँ आपको, जस्ट शो यू द स्टेप्स। तो जस्ट गो विद विंडोज एंड इंस्टॉलेशन, इमेजेस पे आ जाओ। हमें फर्स्ट स्टेप तो यही मिलता है जनरली, कितने गया ये वाला, हमें ये इमेज जनरली देखने को मिलती है फाइल इंस्टॉलेशन। हमें यहाँ पर इंस्टॉल नाउ करते हैं जनरली हम, राइट। बट इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है हमें रिपेयर योर कंप्यूटर। हम जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें मिलता है सिंपल ट्रबल शूटिंग के ऑप्शन, और ट्रबल शूटिंग में हमें सिंपल सीएमडी भी मिलता है, राइट। सीएमडी से आप वहां पर कभी सिस्टम के बिहाफ पे कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, नहीं। आपको वहां पर सिंपल सीएमडी से इन फाइल्स को रीनेम करना है, रिप्लेस करना है, आपको वो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं सीएमडी से। आपको जो सीएमडी यहाँ से मिलेगा, मैंने क्लिक किया रिपेयर कंप्यूटर के ऊपर, मुझे यहाँ पर फिर कुछ ऑप्शन मिलेंगे। इंस्टॉलेशन, ट्रबल शूटिंग कर लेते हैं। ओके, एडवांस या, मुझे पहले मिलती है ये इमेज। मैं अगर क्लिक करता हूँ सिंपल रिपेयर कंप्यूटर के ऊपर, तो मुझे मिलते हैं बेसिक से 4 ऑप्शन। कंटिन्यू, यूजर डिवाइस, टर्न ऑफ, और यहाँ ऑप्शन मिलता है ट्रबल शूट का। ट्रबल शूट पे मैंने क्लिक किया, फिर मुझे मिलते हैं ये बेसिक ऑप्शन, सिस्टम रिकवरी, सिस्टम इमेज रिकवरी, या फिर आपका ऑटोमेटिक रिपेयर, और कमांड प्रॉम्प्ट और स्टार्टअप सेटिंग। आपको कमांड प्रॉम्प्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। आपको बस वहां पर इन डायरेक्टरीज के लिए ब्राउज करना पड़ेगा, सी विंडोज System32, और ओएस के नाम से जो फाइल होगी, आपको उसे बस सिंपल डिलीट कर दो, बस सिंपल डिलीट कमांड से। देन एक कॉपी क्रिएट कर लो सीएमडी की, आपको वहां पर परमिशंस पेश नहीं होंगी। वहां पर आपको ओनर चेंज नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको बस वहां पर उस फाइल को रिमूव करना है, और आपको सीएमडी की एक कॉपी जनरेट करनी है, एंड दैट्स ऑल, राइट। सो वहां पर आपको कोई परमिशन का, कोई ओनर का कोई इश्यू फेस नहीं होगा। बस कुछ दो माइन्यूट सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है। पहला, ओएसके को रिमूव करने के लिए डिलीट कमांड del स्पेस, फाइल का नाम osk.exe, ठीक है। सेकंड कमांड कॉपी, मैं सिंपल लिख देता हूँ यहाँ पर। तो पहली कमांड है सिंपल, फर्स्ट स्टेप क्या आपका सिंपल, ब्राउज फॉर डायरेक्टरी, ब्राउज फॉर डायरेक्टरी। चांसेस है कि आपको वहां पर लोकल ड्राइव सी नाम से वो पार्टीशन ना मिले, तो पार्टीशन आपको खुद से फाइंड आउट करनी पड़ती है। हो सकता है वहां पर लोकल ड्राइव सी का नाम लोकल ड्राइव एच हो गया हो, ये केसेस भी होते हैं,
राइट। तो आपको कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई कि लोकल ड्राइव कौन सी है। आपको वहाँ पे बार-बार dir ट्राई करना पड़ेगा सिस्टम फाइल्स को चेक करने के लिए कि किस पार्टीशन के अंदर मेरा सिस्टम एक्चुअली स्टोर्ड है। राइट। अगेन सिस्टम आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट ब्राउज फॉर द डायरेक्टरी विंडोज सिस्टम 32 और फिर आता है सिंपल आपकी फाइल आती है फिर तो यहाँ पर डायरेक्टली बस डायरेक्टरी को ब्राउज करने के बाद आपको सिंपल डिलीट कमांड चलानी है del स्पेस osk.exe को डिलीट करना है हमें। देन थर्ड कमांड वुड बी लाइक कॉपी cmd.exe किस नाम से सेव करना है उसके मुझे osk.exe। ये कमांड सिंपल cmd की कॉपी जनरेट कर देगी आपके osk.exe के नाम से। राइट। तो आपको बस ये 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं थ्रू योर बूटेबल पेन ड्राइव एंड दैट्स ऑल। आपने एक कमांड परफॉर्म कर दी, सिंपल बाहर आ जाओ, सिस्टम को रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करने के बाद आपको अगेन ये ऑप्शन मिलेगा साइन इन के लिए, जिसमें आपको स्क्रीन पर स्क्रीन मिलेगी। यहाँ पर आ जाओ एक्सेसिबिलिटीज और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को कॉल कर दो। इसे कॉल करने के बाद अगेन सेम ही कमांड एग्जीक्यूट करनी है मुझे, नेट यूजर यूजर नेम एंड द एस्ट्रिक टू चेंज द पासवर्ड। इतना छोटा सा काम है ना, कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। राइट। आपको बस ये बेसिक सी माइन्यूट सी 3 कमांड एग्जीक्यूट करनी है एंड दैट्स ऑल। ये विंडोज 7 में भी काम करता है, 8 में भी काम करता है और 10 में भी काम करता है लेटेस्ट वर्जन तक। ये लेटेस्ट वर्जन ही है, मैंने मशीन कल ही इंस्टॉल की थी, ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है। राइट। ओके। तो वैसी बेसिक सी कमांड एग्जीक्यूट करनी है वहां पर। बट एक सो चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक बूटेबल पेन ड्राइव। यस सो 3 क्वेश्चंस। यस। सो पहला, अगर मेरे पास फिजिकल एक्सेस ना हो इसका, अगर रिमोटली आरडीपी एक्सेस हो, फिर कैसे करूँ मैं ये? एक्सेस तो है ना, आरडीपी या बस? एक्सेस तो है ना, हाँ। एक्सेस ही चाहिए हमें। फिजिकल नहीं है तो मतलब सिस्टम लॉगिन स्टेट में है लॉगिन तभी स्टेट एक्सेस में आपके है। पास। उसके सेट्स में बताए हैं आपको कि पहले फाइल की परमिशन चेंज करो, ओनर चेंज करो, फिर उसको चेंज कर सकते हो आप। वो ऑप्शन बचते हैं या तो आरडीपी में। अगर सिस्टम लॉगिन स्टेट में नहीं है, सिंपल आरडीपी कोई रिमोट कनेक्शन नहीं है आपके पास, फिजिकल एक्सेस है, उस टाइम पे बूटेबल पेन ड्राइव चाहिए आपको। मैंने दोनों बताए हैं आपको। ठीक है, ये सर्वर पे भी काम करता है 2019? सर्वर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे कभी ऑप्शन नहीं मिला उस चीज का वहाँ पे ट्राई करने का, मैंने वहाँ पे कभी ट्राई नहीं किया। सो आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पर ये चीजें काम करेंगी नहीं करेंगी। ओके, अगर एडी बनी हो तो? एडी पे आई एम नॉट श्योर कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वहाँ पर अलग ऑप्शंस बनते हैं। वहाँ पर ऑथेंटिकेशन आपका अलग जगह होता है, तो वहाँ पर आई एम नॉट श्योर कि ये काम करेगा नहीं करेगा, बट लोकल सिस्टम पे बिल्कुल काम करता है। एडी का ओके, ऑथेंटिकेशन बिल्कुल अलग है, उसका इसमें कवर परमिशन होगा? का तरीका। सॉरी, इसमें कवर होगा? एडी का पार्ट यहाँ कवर नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके। या ओके। ऑलराइट, this was the simplest way to crack the password net user, and here you have to go with the username and just go with the asterisk। राइट। ये बेसिक सी 3-4 कमांड है, आपको ये एग्जीक्यूट करनी है। आफ्टर दैट पार्ट अब आ जाओ सिंपल एप्लीकेशंस को लेके, या फिर सिंपल एप्लीकेशन के थ्रू ही कर लेते हैं। दैट वुड बी बेटर फॉर अस। तो सिंपल करते हैं लॉगिन 1 2 3 4 के साथ। मैं पासवर्ड रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए। सेटिंग आ जाओ, अकाउंट्स को लेके साइन इन ऑप्शंस, पासवर्ड मुझे करना है चेंज। करंट वन वाज 1 2 3 4, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, फिनिश, ऑल गुड। ओके। टू क्रिएट ए मैलिशियस एप्लीकेशन, कुछ सिंपल कुछ बेसिक फीचर्स मिलते हैं काले लिनक्स के अंदर जिनको आप यूज कर सकते हो। एक बेसिक साइड टूल यूज करना वाला हूँ मैं अगेन यहाँ पर, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को ही यूज करूंगा। उसकी एक और यूटिलिटी मिलती है आपको यहाँ पर, वी कॉल इट एमएसएफ वैनम। राइट, जिसके थ्रू आप पेलोड को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के अंदर बाइंड करते हो, चाहे वो विंडोज के लिए एग्जीक्यूटेबल हो, चाहे वो सिंपल पीएचपी का कोड हो, चाहे एप्लीकेशन कोई एंड्रॉइड के लिए हो, चाहे आईओएस के लिए हो। बट अगेन आपको वहां पर एक आउटपुट, एक कंपाइल्ड रिजल्ट मिलता है एमएसएफ वैनम के थ्रू। ठीक है। अगेन कोड कुछ भी हो, किसी भी चीज का आपको आउटपुट मिलता है एमएसएफ वैनम के थ्रू। राइट। देन
यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस है अगेन हमेशा वेनम के अंदर, यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज ऑप्शन, बट मैं यहाँ पर अगेन कुछ ही यूज करने वाला हूँ, -p फॉर द पेलोड। आप -f यूज कर सकते हो फॉर द फॉर्मेट। फॉर्मेट भी लिमिटेड ही है, आप अगर चाहो तो फॉर्मेट को देखना आपको, अगर जस्ट गो विद द कमांड msf venom -list एंड फॉर्मेट्स। तो सिर्फ यही डिफॉल्ट फॉर्मेट्स आपके यूजेबल है एमएसएफ के अंदर, ये तो है ही। इनके अलावा आप अगर किसी लैंग्वेज के लिए प्रोग्राम बनाते हो, इनमें से किसी भी लैंग्वेज के लिए, उस टाइम पे आपको जनरली फॉर्मेट में रो यूज करना होता है, RAW रो, राइट। अगर फिर इसके अलावा कोई पेलोड है उसमें भी आप रो ही यूज करते हो, बट जनरली अगर इनमें से कोई फॉर्मेट है, आपका EXE हो गया, ELF हो गया, आपका जार फाइल्स हो गई, इनके लिए आप डायरेक्टली -f फॉर्मेट के अंदर आप ये फॉर्मेट का नाम दे सकते हो, आपको वहां पर रो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। इसके अलावा फिर सिंपल एनकोडर्स, एनकोड करने के लिए फिर कुछ बेसिक ऑप्शंस है, एन्क्रिप्शन को लेके, सर्विसेज को लेके, उसका साइज को लेके, फिर आर्किटेक्चर आता है, सिंपल प्लेटफॉर्म आता है, आउटपुट के ऑप्शंस हैं, बैड कैरेक्टर्स को लेके ऑप्शंस है। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, मैंने एक्सप्लेन द बफर ओवरफ्लो, तब आऊंगा इस पे वापस में। आफ्टर बैड कैरेक्टर्स क्या था, सिंपल एनओपी स्लाइड, ये भी मैं वहीं एक्सप्लेन करूंगा, एनओपी स्लाइड को भी, पैडिंग एनओपी वहीं एक्सप्लेन करूंगा मैं अगेन। स्पेस, मैक्सिमम साइज को लेके ऑप्शंस हैं, एनकोडिंग स्पेस के ऑप्शन, आइट्रेशन, जनरली काम करता है आपका एनकोडिंग्स को, एनकोडिंग के साथ कितनी बार एनकोड करना है आउटपुट को, वो चीज ऑप्शन आपको उसके लिए ऑप्शन मिलते हैं -i के साथ आइट्रेशन के लिए, राइट। देन वी हैव द -c शेल कोड के लिए, -x फॉर द टेम्पलेट, आपको जब आपका पेलोड किसी फाइल के अंदर बाइंड करना है, चाहे फाइल कोई भी हो, चाहे कोई इमेज फाइल, चाहे कोई सिंपल PDF टेक्स्ट फाइल, कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन है आपको उसके अंदर बाइंड करना है, तो उसके लिए आप यूज करते हो -x ऑप्शन फॉर द टेम्पलेट। एप्लीकेशन का बिहेवियर एज इट इज रखने के लिए, ताकि वो एप्लीकेशन जैसे काम करती थी वैसे ही काम करे, उसके लिए आप यूज करते हो -k ऑप्शन टू प्रिजर्व द बिहेवियर फॉर द एप्लीकेशन, राइट। देन वी हैव द वेरिएबल नेम, टाइम आउट ऑप्शन एंड द हेल्प कमांड, सिंपल। मैं इनमें से कुछ ही यूज करने वाला हूँ अभी के लिए तो, एंड द वन ऑफ देम वाज, सिंपल चलते हैं msf venom -p फॉर द पेलोड। हमें बनाना है विंडोज के लिए, राइट। अगर पेलोड्स पता ना हो, देन जस्ट गो विद दिस कमांड sudo msfdb run। मैं सिंपल डेटाबेस को स्टार्ट कर रहा हूँ और अपना msf कंसोल भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं सिंपल यहाँ पर पेलोड्स के लिए सर्च करूंगा, बस मुझे विंडोज के लिए पेलोड्स देखने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपल सर्च कर सकता हूँ डायरेक्टली, जस्ट गो विद द कमांड सर्च। मुझे पेलोड्स चाहिए, पेलोड्स और विंडोज के लिए, राइट। तो मुझे यहाँ पर कुछ पेलोड्स मिले विंडोज के लिए अलग से, यहाँ पर डिफरेंट पेलोड का डिफरेंट मतलब है, डिफरेंट यूज है उनके। राइट साइड में प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखा है, यू कैन जस्ट गो विद दिस, बट अभी के लिए मैं एक बेसिक पेलोड ही यूज करूंगा फॉर द रिवर्स कनेक्शन। अगेन यू कैन यूज एनी ऑफ देम, इनका डिफरेंट फंक्शन है लेकिन सभी का, राइट। अभी के लिए ओके। सिंपल चलते हैं रिवर्स TCP के साथ। मैं एक बेसिक कनेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पर अभी के लिए, जस्ट स्टिक टू दिस सिंगल सिंपल पेलोड एज विंडोज मेटाप्रेटर रिवर्स TCP। आप जब रिवर्स कनेक्शन लेते हो, लेट्स से आपको कोई लेटर भेजना है मेरे पास, ठीक है, तो आपको मेरा एड्रेस पता होना चाहिए, राइट, आप तभी लेटर भेज पाओगे मेरे पास, क्लियर है। अब लेट्स से मैं ये फाइल भेजूंगा मेरे विक्टिम के पास, मेरा विक्टिम इसे करेगा एग्जीक्यूट, और जब वहाँ फाइल एग्जीक्यूट होगी विक्टिम की मशीन के ऊपर, तो वहां से कनेक्शन रिक्वेस्ट होगी मेरी मशीन के लिए, मतलब मेरा विक्टिम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा मेरे पास, उसे आप बोलते हो रिवर्स कनेक्शन, जहां पर मेरा विक्टिम कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा है और मुझे रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है यहाँ पर, ठीक है। Then second one we have is the bind connection, or we call it forward connections, जहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हो विक्टिम को कनेक्शन के लिए, आपने वहां कोई सर्विस अनेबल करवाई, कोई सर्वर इंस्टॉल किया वहां पर आपने, और आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज रहे हो उस विक्टिम के पास, ठीक है। दैट वाज द पार्ट ऑफ फॉरवर्ड बाइंडिंग और फॉरवर्ड कनेक्शन, यू कैन से, राइट। तो रिवर्स कनेक्शन में हमें खुद का एड्रेस बताना पड़ता है मशीन को कि आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ पर है, राइट। उसके लिए आप वेरिएबल यूज करते हो एल होस्ट पे खुद की IP आती है अगेन यहाँ पर, बिकॉज
हमें हमारा एड्रेस बताना पड़ेगा विक्टिम को. जस्ट गो विद द कमांड ifconfig to identify your IP address. वन क्वेश्चन. Yes. सो यो मेटास्प्लॉइट आज है, तो ये कालिंग में ऑलरेडी होता है या जो वर्चुअल मशीन चल रही है उसके थ्रू कुछ हो रहा है? नहीं, काली के अंदर प्रिंस आता है मेटास्प्लॉइट टेबल आपके लिए. क्या हुआ था मेटास्प्लॉइट कालिंग? में काली के अंदर मेटास्प्लॉइट प्री इंस्टॉल आता है. ओके. तो जो वो वीएम है उसका क्या काम है फिर? वीएम कौन सी? विंडोज 10. नहीं, वो मेटास्प्लॉइट वाली. वो मैंने अभी स्टार्ट नहीं की, वो बंद है अभी बिल्कुल. अच्छा, ठीक है. इसको मैं यूज नहीं कर रहा आज. ओके. ये बस टेस्ट, मेटास्प्लॉइट टूल अलग है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मशीन है. ओके. ये टेस्टिंग के लिए मशीन है और ये टेस्ट करने के लिए टूल है मेटास्प्लॉइट. ओके. देन हमें एक स्पेसिफिक पोर्ट भी बताना पड़ेगा वहां पर. जस्ट गो विद द पोर्ट नंबर अगेन विद द वेरिएबल नेम एल पोर्ट. अगेन आप पोर्ट नंबर कोई भी यूज करो, कंप्लीटली आपकी चॉइस है. बट बाय डिफॉल्ट आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पोर्ट नंबर 4444 को यूज करता है. इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो विद दिस डिफॉल्ट पोर्ट. आप अगर चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, सेम ही चीजें हैं. देन वी हैव द फॉर्मेट. मुझे चाहिए एक exe एग्जीक्यूटेबल फाइल. किस नाम से चाहिए उसके लिए आप या तो -o यूज करो फॉर द आउटपुट, या फिर आप एंगुलर ब्रैकेट यूज करो फॉर द आउटपुट. ठीक है, दोनों सेम तरीके से काम करते हैं वो भी. तो अभी क्या सिंपल स्टोर कर रहा हूँ इसको लाइक पेलोड. सिंपल कर लो लाइक hack.exe, राइट, एंड प्रेस एंटर. एक और चीज, हम जब भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, तो वो एप्लीकेशन हमेशा डेवलपर अपनी की से, अपनी सर्टिफिकेट से उसको साइन करता है, ताकि आपकी विंडोज मशीन, आपकी जो अगेन जो मशीन होगी वो उसे वेरीफाई कर पाए कि ये एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है या नहीं है. वहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज होते हैं. हर एक एप्लीकेशन जो आप यूज करते हो उसके पास खुद का सर्टिफिकेट होता है, राइट, जिससे वेरीफाई करने के बाद ही विंडोज उसे एक्सेप्ट करता है, उसे इंस्टॉल करता है. अगर वो सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं होगा तो चांसेस हैं कि विंडोज उसे एज अ मेलवेयर काउंट करे और उसे डाउनलोड भी ना होने दे. इंस्टॉल होना तो आगे की बात है, उसे डाउनलोड भी नहीं होने देगा, राइट. तो सर्टिफिकेट भी इंपॉर्टेंट काम करता है वहाँ पर. अगर एग्जांपल दूं, जो भी सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आपको जो भी दिख रहे हैं, दिस वन, हर एक प्रोग्राम के पास खुद का, हर एक एप्लीकेशन के अंदर उसका खुद का सर्टिफिकेट होता है. वहाँ डिटेल्स में आ जाओ. एडवांस दिख रहे हैं कुछ वैल्यूज, जनरल में कुछ वैल्यूज हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह कुछ. हर प्रोग्राम के पास खुद का सर्टिफिकेट होता है. सीधा इंटरमीडिएट सी है, राइट. तो इन्हीं के थ्रू आपकी, आपका जो एप्लीकेशन, जो प्रोग्राम है आपका, वो वेरीफाई होता है, राइट. और तभी आपका विंडोज इनको इंस्टॉलेशन के लिए अलाउ करता है. अदर देन दिस, मैंने अभी जो एप्लीकेशन क्रिएट की है मतलब वैनम के थ्रू, वो अभी के लिए साइन नहीं है. तो मेरी विंडोज 10 की जो मशीन है, राइट, वो इसे एज अ मेलवेयर ही काउंट करेगी, कुछ सर्टिफिकेट साइन नहीं है. और अगर मैं खुद की सर्टिफिकेट को साइन भी कर दूंगा तब भी ये एज अ मेलवेयर ही काउंट होगा, बिकॉज मेरे पास परमिशन नहीं है खुद के प्रोडक्ट को साइन करने के लिए. आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन टू साइन माय प्रोडक्ट्स. आपको प्रॉपर ऑथराइजेशन होना चाहिए किसी रूट लेवल से, किसी इंटरमीडिएट लेवल सीए से, आप तभी प्रोडक्ट को साइन कर पाते हो, राइट. तो मैं अभी के लिए इसको साइन नहीं कर रहा, बिकॉज साइन करने का कोई फायदा भी नहीं बनेगा, बिकॉज मैं ट्रस्टेड पार्टी नहीं हूँ साइन करने के लिए, राइट. तो सिंपल है, अगर मैं एलएस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक फाइल दिख रही है कुछ, hack.exe के नाम से कोई फाइल होनी चाहिए. हियर वी हैव, दिख रहा है कुछ फाइल hack.exe के नाम से, राइट. अब मुझे ये फाइल भेजनी है मेरे विक्टिम के पास, राइट. तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, अब इसे तो सिंपल नेटकैट से भेजो, कहीं अपलोड करो, ईमेल्स के थ्रू भेजो, चाहे फेसबुक के थ्रू भेजो, चाहे टेलीग्राम के थ्रू भेजो, कैसे भेजना है वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है. पेन ड्राइव के थ्रू भेजो, आपके ऊपर है. अभी के लिए मैं सिंपल एक पाइथन सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मैं फाइल्स को शेयर कर पाऊँ. पाइथन सो -m. वन क्वेश्चन. यस. सो अगर इसको साइन करना हो तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लेट्स से अगर मैंने वेबसाइट को ट्रस्ट करवाना है तो मैं उसका जो होता है सीए इंस्टॉल कर दूंगा तो वो खुद से ट्रस्ट करेगा. तो अगर लोकल मशीन में ट्रस्ट करवाना हो तो क्या करना पड़ेगा? मैंने खुद स्टार्टिंग में तो पढ़ाया था
मैंने तो सिंपल एग्जांपल दिया था कि ऊपर कोई गवर्नमेंट है, नीचे आरबीआई है, नीचे एसबीआई, ठीक है। अब अगर मैं खुद का बैंक वहाँ पे क्रिएट भी कर लूंगा, तब भी मुझे आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले, ताकि मैं खुद को वेरीफाई कर पाऊँ यूजर्स के थ्रू। तो मुझे पहले इंटरमीडिएट लेवल सीए से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, जो कि मेरे सर्टिफिकेट को साइन करेगा। देन मैं उस सर्टिफिकेट से मेरे प्रोडक्ट को साइन कर पाऊंगा। ठीक है, वो तो इधर ही होगा। सीए सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा सर्वर 2019 के ऊपर, बट मेरा विंडोज उसको ट्रस्ट नहीं करेगा ना। तो इधर हम इंस्टॉल कर देंगे उसका सर्टिफिकेट। अजय इतना ईजी नहीं होता। आपको विक्टिम की मशीन की एक्सेस नहीं है। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन ये है, अगर ओके। इतना प्रोग्राम इतना फंक्शन हम कर पाए, फिर दिक्कत ही क्या है? हम अगर ठीक है। सर्टिफिकेट वहाँ पे इंस्टॉल कर पाए, सर्वर स्टार्ट कर पाए, फिर तो दिक्कत ही नहीं है। अभी के लिए सिचुएशन क्या है? मशीन की एक्सेस नहीं है हमारे पास बिल्कुल। ओके। हाँ। और एक और चीज, सर्टिफिकेट्स आपका जनरली एडमिन ही ऐड कर पाता है, और एडमिन सर्टिफिकेट ऐड करने के बाद मैं अगर सिंपल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दिखाता हूँ तुम्हें एक बार। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेते हैं पहले यहाँ से। सर्टिफिकेट की होना चाहिए, कोई ना कोई मिलेगा, इसे जनरेट कर लेते हैं। मैं सिंपल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार पहले अपने वर्कशूट का। यहाँ ले लेते हैं। 7 हो गया, 7:8 सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिल गई मुझे। अगर मैं इसे इंस्टॉल भी करना चाहूँ, तो भी ये यूजर परमिशंस के साथ ही तो इंस्टॉल होगा। डबल क्लिक, ओपन, मुझे करना है इंस्टॉल, ठीक है। लोकल मशीन करंट यूजर पर जो करना चाहो कर लो। गो विद द नेक्स्ट ऑप्शन, यस। मैं भी इसे ट्रस्ट भी करता हूँ। प्लेस योर सर्टिफिकेट इन द फॉलोइंग स्टोर, ब्राउज। मुझे इसे इंस्टॉल करना है कहाँ पर? ट्रस्टेड डिवाइस में कर दो, या फिर ट्रस्टेड रूट लेवल सर्टिफिकेट में कर देते हैं, ये लो। ओके, नेक्स्ट, फिनिश। इंपोर्ट हो गया। इसके बावजूद मुझे मेरी विंडोज मशीन का ट्रैफिक नहीं दिखेगा, बिकॉज वो सर्टिफिकेट अभी भी बीइंग अ नॉर्मल यूजर के बिहाफ पे ही इंस्टॉल हुआ है। इसके बाद भी आपको सर्टिफिकेट स्टोर में वो ट्रस्टेड नहीं है। कहने को वो वहाँ पे दिखा रहा है कि हाँ, रूट के अंदर इंस्टॉल हो गया, लेकिन वो रूट के अंदर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं होता। सिस्टम अपने सर्टिफिकेट्स को अलग रखता है। जो सर्टिफिकेट पहले से आते हैं विंडोज के साथ, वो हमेशा अलग रहती है सेपरेट स्पेस के अंदर। और जो सर्टिफिकेट यूजर ने इंस्टॉल किए हैं, उनके लिए एक सेपरेट स्पेस रहता है, राइट। क्योंकि वो बिल्कुल परमानेंट नहीं है, वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहती है। सर्टिफिकेट्स को आपकी मशीन कुछ टाइम के बाद एक्सपायर कर देती है। तो यूजर ने जो सर्टिफिकेट इंस्टॉल किए हैं,
तो कुछ टाइम तक वहाँ रहेंगे और सारा ट्रैफिक उनके थ्रू मैं ट्रस्ट नहीं करता, राइट? अगर मैं सिंपल करता हूँ, कोई ओपन करते कोई वेबसाइट, लेट्स सिंपल चलते हैं गूगल के पास वापस, google.com। मैं भी इसको एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे प्रॉक्सी को, तो मेरा ब्राउजर काम करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन जो विंडोज में मशीन का जो ट्रैफिक होगा ना, वो मुझे यहाँ नहीं दिखेगा। जो ट्रैफिक मेरी मशीन से जनरेट होगा, मुझे वो चीजें यहाँ नहीं दिखेंगी। मेरे ब्राउजर का ट्रैफिक भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, राइट? बिकॉज वो चीजें काम नहीं कर रही। मैं अगर प्रॉक्सी भी कंफिगर कर देता हूँ, ये लो प्रॉक्सी सेटिंग्स, यूज मैनुअल, लेट्स गो टू 1.7, पोर्ट नंबर 8080, सेव, सेव हो गया। आ जाओ वापस, मैंने पेज करता, इसके अंदर करना है सेटिंग प्रॉक्सी, 1.7, पोर्ट नंबर 8080, सेव, मिनिमाइज। मुझे सिर्फ बेसिक ट्रैफिक ही मिलेगा अभी भी यहाँ पर, सारा ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बिकॉज वो ट्रस्टेड नहीं है अभी भी कम्प्लीटली। तो जब तक वो एक्चुअल मेरे सिस्टम सर्टिफिकेट्स के अंदर इंस्टॉल नहीं होगा, वो ट्रस्टेड नहीं रहेगा कम्प्लीट, राइट? आप अगर खुद के ओके, सर्टिफिकेट इंस्टॉल करवा पाते हो सिस्टम स्टोर के अंदर, तभी आपका प्रोडक्ट वेरीफाई होगा, अदरवाइज आपका प्रोडक्ट वेरीफाई नहीं होगा वहाँ। आप कुछ भी कर लो बेस्ट। एक तरीका और बचता है सिंपल इससे बचने का, आप एक काम कर सकते हो, आपकी जो एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा आपने सिंपल डिजाइन किया है, आप उसे करो एनक्रिप्ट, ठीक है? उसे एनक्रिप्ट करो एंड देन भेजो विक्टिम के पास, ठीक है? तो वहाँ पर एंटीवायरस काम कर रहा है, एंटीवायरस हो, डिफेंडर हो, अगेन कोई भी हो, वो जनरली उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, बिकॉज जो कोड है, जो बिहेवियर है उसका, जो सिंपल जो फंक्शंस लिखते हैं उसके अंदर, वो सिंपल एनक्रिप्ट हो चुका है, जिसको मेरा एंटीवायरस, मेरा डिफेंडर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आप उस चीज से डिफेंडर्स को, एंटीवायरस को बाईपास कर सकते हो। क्रिप्टर्स बोलते हैं जनरली उनको हम, जो सिंपल प्रोग्राम को एनक्रिप्ट करते हैं, ताकि आप फायरवॉल्स को, आप डिफेंडर्स को, एंटीवायरस को बाईपास कर पाओ। वी कॉल देम क्रिप्टर्स। आप क्रिप्टर्स के थ्रू उन चीज को बाईपास कर सकते हो, बट सर्टिफिकेट्स बहुत कम मिलते हैं, तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये चीज लेना। और जो लास्ट ईयर जो अटैक हुआ था फायर आई का लेके, उसमें सेम सर्टिफिकेट से ही साइन किया गया था। पहले सोलारविंड के सर्टिफिकेट्स कॉम्प्रोमाइज हुए थे, उसके बाद उन्होंने खुद का मेलवेयर बनाया, उसे साइन किया उनके सर्टिफिकेट से, देन वो मेलवेयर आगे ट्रांसमिट किया गया था बाकी वेंडर्स के पास, चाहे फायर आई हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो। जस्ट बिकॉज वो ट्रस्टेड था, जस्ट बिकॉज वो साइन किया गया था सोलारविंड के सर्टिफिकेट से, तभी वहां पर वो प्रॉपर ट्रस्ट कैटेगरी के अंदर काउंट हुआ, वो एक ट्रस्टेड वेंडर है सोलारविंड आपके लिए, राइट? तो सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट डायरेक्टली नहीं मिलते, तो खुद की सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती, कभी बात नहीं बनती। थोड़ा पेचीदा है ये चीज, मानता हूँ, बट अगेन मुश्किल है उतनी। तो प्रॉपर्टी, ओके, तो मेरे पास एप्लीकेशन है यहाँ पर, एप्लीकेशन पर कर लेते हैं दोबारा, एलएस वेब डॉट ई, मेरे पास फाइल है यहाँ पर। अब मुझे ये फाइल भेजनी है मेरे विक्टिम के पास, ठीक है? अभी के लिए मैं सिंपल पाइथन सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, पाइथन हाइफन एम, सिंपल एचटीटीपी सर्वर और पोर्ट नंबर 80 ले लेता हूँ मैं, इसको छोड़ो परमिशंस एंड द पासवर्ड। सर्वर रेडी है पोर्ट नंबर 80 के ऊपर। अगर मैं यहाँ पर अपनी आईपी ओपन करता हूँ एज 1.7 विदाउट पोर्ट, तो मुझे वहाँ पर जितने भी फाइल्स हैं उस डायरेक्टरी के अंदर जहाँ मैंने सर्वर स्टार्ट किया था, उस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं, मुझे वो सभी फाइल्स यहाँ पर लिस्टेड मिलेंगे।
ये ये काली लिनक्स का आईपी है। तो मुझे बस वो फाइल डाउनलोड करवानी है मेरे विक्टिम को, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर। आप सिंपल फिशिंग ईमेल भेजते हो, कोई फेक वेबसाइट क्रिएट करते हो, या फिर इस फाइल को ही किसी और नाम से ट्रांसफर करते हो, जैसे विंडोज एक्टिवेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, आप उस नाम से फाइल को डाउनलोड करवा पा रहे हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर। बट अगेन, अगर आपका विक्टिम ये फाइल डाउनलोड करता है, जो मुझे डिफेंडर ऑफ करना पड़ेगा, बिकॉज वो ट्रस्ट नहीं करेगा फाइल के ऊपर। तो डिफेंडर तो ये विंडोज, काली लिनक्स का आईपी है ना 1.7? या ओके यहाँ पर एक HTTP सर्वर चल रहा है, ओके ओके। तो मुझे यहाँ पर सारी फाइल्स लिस्टेड है अभी। डाउनलोडिंग में सर्टिफिकेट नहीं था, तो मुझे यहाँ पर एरर मिला अगेन। आपको ये एरर बहुत सी जगह देखने को मिलेगा। जस्ट कीप द फाइल, मुझे भी फाइल डाउनलोड करनी है, कीप एनीवे। तो मुझे यहाँ फाइल मिल गई, चेक कर लेते हैं एक बार के लिए ओपन। मैं ओपन कर रहा हूँ अगेन, मैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पर, मैं उसमें फेल हो जाऊंगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के अंदर। मोर इन्फो पे आ जाओ, यहाँ पर ऑप्शन है रन एनीवे, इसे कर देते हैं एग्जीक्यूट। बट जब इस मशीन से कनेक्शन रिक्वेस्ट जाएगी मेरी काली लिनक्स के पास, तो कनेक्शन की कोई सुनने वाला भी तो हो, कनेक्शन रिक्वेस्ट कोई हैंडल करने वाला भी तो हो। कनेक्शन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए हम जनरली यूज करते हैं मल्टी हैंडलर। इन Kali Linux or in the say Metasploit framework, we have a module we call it multi handler. So just go with the command use multi slash handler. आपका मल्टी हैंडलर बाय डिफॉल्ट इस पेलोड के साथ काम करता है, जेनरिक शेल रिवर्स टीसीपी। आपने अगर ये सेम पेलोड यूज किया है तो आपको पेलोड सेट करने की जरूरत नहीं है। बट मैंने जब अपना मेलवेयर बनाया था, अपनी सिंपली फाइल EXE फाइल बनाई थी, तो मैंने वहां पर एक डिफरेंट पेलोड यूज किया था। अगर आपको याद हो तो कमांड क्या थी, MSF Venom -p विंडोज मेटाप्रेटर रिवर्स टीसीपी। मेरे पेलोड का नाम था ये वाला, विंडोज मेटाप्रेटर एंड रिवर्स टीसीपी। तो मुझे लिसनर के अंदर स्पेसिफिक पेलोड सेट करना पड़ेगा। जस्ट गो विद द कमांड सेट पेलोड और पेलोड का नाम। आफ्टर दैट इन्फॉर्मेशन देखना हो, ऑप्शंस देखने हो, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर। आपको इन्फो देखनी है कि कोई इन्फो ऑप्शंस देखने हैं वहां पर। मैं सिंपल ऑप्शन से जाता हूँ अभी के लिए। मुझे यहाँ पर एक रिक्वायर्ड फील्ड दिख रही है, जो कि अभी के इसकी वैल्यू ब्लैंक है। एक रिक्वायर्ड वेरिएबल एल होस्ट की वैल्यू ब्लैंक है यहाँ, बट अगेन वो वेरिएबल उसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, राइट। तो कर लेते हैं कॉन्फ़िगर, जस्ट गो विद द कमांड सेट जी एल होस्ट। पोर्ट नंबर आपको सेम देना पड़ेगा जो आपने पोर्ट नंबर यूज किया था अपना फाइल क्रिएट करते वक्त। मैंने पोर्ट नंबर कितना यूज किया था वहां पर, 444, 444 मतलब 444। आपको सेम ही पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, बिकॉज कनेक्शन रिक्वेस्ट इसी पोर्ट के ऊपर आने वाली है, राइट। तो आपको सेम ही पोर्ट नंबर के ऊपर लिसनर स्टार्ट करना पड़ेगा। पोर्ट नंबर सेट कर देते हैं, ये लोग सेट एल होस्ट करते हैं पहले, सेट एल होस्ट एज 1.7, और पोर्ट की वैल्यू ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है 4444, राइट। और मेरा होस्ट कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब करते हैं लिसनर को स्टार्ट। जस्ट गो विद द कमांड रन और एक्सप्लॉइट, आप कोई भी यूज करो, दोनों सेम काम करते हैं। अगेन लिसनर मेरा रेडी है यहाँ पर। अब अगर मेरे विक्टिम की मशीन से कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट आती है, तो कनेक्शन रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यहाँ पर लिसनर था, रिक्वेस्ट हैंडल हुई और मुझे मिल गया सिंपल एक रिवर्स कनेक्शन विक्टिम की मशीन के साथ, राइट। दिस इज योर बेसिक काइंड ऑफ मैलवेयर जो आपने क्रिएट किया है एमएसएफ वेनम से। आपने सिंपल EXE फाइल जनरेट की यहाँ से, उसे विक्टिम को डाउनलोड करवाया किसी तरीके से। अब जैसे ही विक्टिम ने वो फाइल डाउनलोड की, उसको एक बार एग्जीक्यूट किया, एक बार के लिए आपको यहाँ मिल गया रिवर्स कनेक्शन, राइट। अब यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। कुछ डिफॉल्ट कमांड्स भी आती हैं यहाँ पर मेटाप्रेटर के अंदर। ये कुछ कमांड्स की लिस्ट है यहाँ पर, आप इनको ट्राई कर सकते हो। मेटाप्रेटर का मेन पॉइंट क्या है, मेन फायदा क्या है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर दिखा मेटाप्रेटर, इसका मेन फायदा क्या है। यहाँ पर मेरी लाइनक्स की कमांड्स भी काम करेंगी और मेरी विंडोज की कमांड्स भी काम करेंगी, राइट। आपको अगर प्रॉपर शेल चाहिए हो विंडोज के लिए, फिर मशीन के लिए, जस्ट गो विद द ऑप्शन शेल। आपको प्रॉपर शेल मिल जाएगा वहां पर, बट शेल में आप सिर्फ उस स्पेसिफिक मशीन को लेके कमांड एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट मेटाप्रेटर के अंदर
किसी भी OS की कमांड्स हो वो यहाँ पर काम करेंगी, राइट? चीज क्लियर है?